गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का मेरा व्याख्यान प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों पर केंद्रित होगा। मौर्य साम्राज्य भारत का विशालतम साम्राज्य था और हर स्थापित राजवंश की तरह उसका भी पतन हुआ। अशोक की मृत्यु 236 ईसा पूर्व में हुई थी और उसकी मृत्यु के पश्चात लगभग आधी शताब्दी में ही मौर्य साम्राज्य का पतन और विघटन हो गया। अशोक के उत्तराधिकारियों के समय में एक के बाद एक प्रांत स्वतंत्र होते चले गए और 185 ईसा पूर्व के लगभग अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ की पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और एक नए वंश की नींव रखी। इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का जो विश्लेषण किया है, उनके अनुसार यह पतन न तो आकस्मिक था और न ही किसी एक कारण से उत्पन्न हुआ। बहुत दिनों से अनेक कारण मौर्य साम्राज्य को निर्बल बनाने में सहयोग दे रहे थे और आखिरकार उनके सम्मिलित प्रभाव से मौर्य साम्राज्य नष्ट हो गया। अनेक विद्वानों का ऐसा मानना है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण अशोक के बाद आने वाले निर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारी थे। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारियों में साम्राज्य के विघटन को रोकने की न तो शक्ति थी और न ही इच्छा। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे ने भी लिखा है कि राजतंत्रात्मक शासन की स्थिरता अथवा अस्थिरता राजा की व्यक्तिगत योग्यता अथवा अयोग्यता पर ही निर्भर रहती है। मौर्य साम्राज्य के साथ भी ऐसा ही हुआ। अशोक के समय तक मौर्य शासक सुयोग्य और शक्तिशाली थे, अतः उनके व्यक्तिगत संरक्षण और निरीक्षण में संपूर्ण शासन सुचारू रूप से चलता रहा। परंतु अशोक के पश्चात कोई भी मौर्य शासक उतना सुयोग्य और शक्तिशाली नहीं हुआ, अतः केंद्रीय शासन निर्बल और अयोग्य हो गया और परिणाम स्वरूप संपूर्ण साम्राज्य के सूत्र ढीले पड़ने लगे और वे खंडित होने लगे। राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि अशोक की मृत्यु के पश्चात उसका एक पुत्र जालौक कश्मीर में स्वतंत्र शासक बन गया और बौद्ध लेखक तारानाथ के अनुसार वीरसेन ने गांधार प्रदेश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। यद्यपि अशोक के पश्चात साम्राज्य के औपचारिक रूप से दो हिस्सों में बंटने के संबंध में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन ऐसा लगता है कि कश्मीर और गांधार सहित पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र मौर्यों के हाथ से निकल चुका था। रविनाथ हापर ने लिखा है कि मौर्य शासन इतना अधिक केंद्रीभूत था कि एक योग्य शासक ही अपने और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उसका उपयोग कर सकता था। केंद्र से ही पूरे साम्राज्य के शासन तंत्र में शक्ति का प्रसारण होता था, अतः केंद्रीय नियंत्रण के कमजोर होते ही प्रशासन स्वतः शिथिल हो जाता था, क्योंकि उसमें कोई आंतरिक स्थायित्व नहीं था। शासन के इस अतिवादी केंद्रीकरण के कारण अशोक की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों की अयोग्यता में साम्राज्य का ढांचा बहुत ही तीव्र गति से शिथिल हो गया। इतिहासकारों ने प्रांतीय शासकों के अत्याचार को भी मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों में गिना है। उनके अनुसार मौर्य साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों का शासन संतोषजनक नहीं था। प्रायः वहां के शासक प्रजा का उत्पीड़न करते थे। समय समय पर शासकों के अत्याचारों से परेशान होकर प्रांतीय प्रजा ने विद्रोह भी किया था। दिव्यावदान में इस प्रकार के दो विद्रोहों का उल्लेख मिलता है। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में प्रथम विद्रोह हुआ। उसे शांत करने के लिए जब अशोक तक्षशिला पहुंचा तो प्रजा ने कहा कि न हम कुमार के विरुद्ध हैं और न राजा बिंदुसार के, परंतु दुष्ट अमात्य हमारा अपमान करते हैं। स्पष्ट है कि यह विद्रोह प्रांतीय अमात्यों की दुष्टता के कारण हुआ था। इसी प्रकार का तक्षशिला में दूसरा विद्रोह अशोक के समय में हुआ था और इसका कारण भी प्रांतीय शासकों का अत्याचार ही था। अशोक के कलिंग अभिलेख से भी प्रांतीय शासकों की अत्याचारपूर्ण नीति का संकेत मिलता है। इसमें अशोक अपने प्रांतीय पदाधिकारियों के विरुद्ध यह आरोप लगाता है कि वे प्राय बिना कारण ही जनता को बंदी बनाते हैं अथवा परेशान करते हैं।
उसी अभिलेख में अशोक ने अपने प्रांतीय पदाधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे ऐसा नहीं करें और प्रजा को अपनी संतान समझे। अशोक ने इस भय से कि कहीं चेतावनी देने के बावजूद प्रांतीय शासक जनता का उत्पीड़न न करते रहे, विशेषाधिकारियों द्वारा प्रति 5वें वर्ष दौरे की योजना घोषित की थी। इस अभिलेख में तक्षशिला और उज्जैन का उल्लेख किया गया है। ये नगर 2 सुदूरवर्ती प्रांतों की राजधानी थे, परंतु ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अन्य सुदूरवर्ती प्रदेशों की स्थिति भी संभवतः असंतोषजनक रही होगी। प्रांतीय शासकों की इस प्रकार की अत्याचारपूर्ण नीति ने वहां की जनता के हृदय में मौर्य साम्राज्य के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर दी थी। परिणाम स्वरूप अशोक की मृत्यु के पश्चात जैसे ही उन्हें अवसर मिला, वैसे ही वे मौर्य साम्राज्य से पृथक होते गए। अनेक विद्वानों ने करों की अधिकता को भी मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों में गिना है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जिस शासन व्यवस्था का प्रतिपादन किया है, उसमें करों की अधिकता है। यद्यपि यह संभव है कि अर्थशास्त्र में दिए गए समस्त कर प्रजा पर कभी भी नहीं लगाए गए हो, परंतु उनसे मौर्य व्यवस्था की आधारभूत भावना का आभास मिलता है। निश्चित रूप से यह भावना उपलब्ध साधनों से राजकोष को अधिक से अधिक भरने की थी, और यह संभव भी है कि इसी भावना से प्रेरित होकर मौर्यों ने प्रजा के ऊपर जो भी कर लगाए होंगे, उनके भार के कारण प्रजा में असंतोष उत्पन्न हुआ होगा। चंद्रगुप्त मौर्य को नंदों, पंजाब के यूनानियों और सैल्यूकस से युद्ध करने पड़े थे, और इसके पश्चात उसके साम्राज्य की स्थापना भी अनेक युद्धों के परिणाम स्वरूप हुई थी। उसे अपनी विशाल सेना के संगठन हेतु और अनेक युद्ध करने में काफी धनराशि खर्च करनी पड़ी थी, और इसके अतिरिक्त उसने नव स्थापित राजवंश और साम्राज्य की सुरक्षा के लिए जो उपाय किए थे, उनमें भी काफी अधिक व्यय हुआ था। इन व्ययों की पूर्ति के लिए चंद्रगुप्त ने काफी कर लगाए होंगे और अनेक उपायों से धन संग्रह किया होगा। आखिरकार करों का भार प्रजा पर ही पड़ा था, और ऐसा अनुमान है कि मौर्यों के इस धन संग्रह की प्रवृत्ति के कारण जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ होगा। परवर्ती मौर्यों के काल में राजकोष रिक्त होता चला गया था। प्रोफेसर डी.डी. कौशाम्बी ने लिखा है कि इस समय अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त हो चुकी थी, और इसी कारण से नए नए कर भी लगाए गए थे। इस काल के आहत या पंचमार्क सिक्कों में मिलावट मिलती है। अशोक के परोपकार के कार्यों, स्तूपों, विहारों, शिलालेखों, स्तंभ लेखों आदि के निर्माण और विदेशों में धर्म प्रचार के कार्यों में विपुल धनराशि व्यय हुई थी। वह समय समय पर बौद्ध संघ को मुक्त हस्त होकर दान दिया करता था, और इन कार्यों ने राजकोष को भारी क्षति पहुंचाई थी। अशोक के उत्तराधिकारियों के समय में अनेक प्रांतों के निकल जाने से राजकोष की आय और भी कम हो गई। भारत के पश्चिमोत्तर और पश्चिमी प्रदेश व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखते थे। इनके स्वतंत्र हो जाने से पाटलिपुत्र का इनके साथ संबंध विच्छेद हो गया, और परिणाम स्वरूप व्यापार को काफी नुकसान हुआ, और इसका दुष्प्रभाव राजकोष पर पड़े बिना नहीं रह सकता था। धन के अभाव से साम्राज्य की सुरक्षा और स्थिरता संभव नहीं थी। अनेक विद्वानों ने राज्यसभा की गुटबंदी को भी मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में शामिल किया है। ऐसा लगता है कि मौर्य की राज्यसभा में प्राय गुटबंदी रहती थी। अपने व्यक्तिगत द्वेष के कारण राज्य के मंत्री और उच्च पदाधिकारी प्राय राष्ट्रीय उद्देश्य को भूल जाते थे, और उनके दृष्टिकोण से विकट स्थिति पैदा हो जाती थी। इस प्रकार का उदाहरण अशोक के उत्तराधिकार के समय का दिया जाता है, जबकि इस प्रश्न को लेकर के राज्यसभा में 2 दल बन गए थे। एक और उदाहरण मालविका अग्निहोत्रम से मिलता है कि बृहद्रथ के समय में भी राज्यसभा में 2 दल
अपनी महत्ता स्थापित करने के लिए निरंतर खींचातानी करते थे। एक दल सेनापति को और दूसरा सचिव को समर्थन करता था और इस प्रकार की मानसिकता के कारण निश्चित रूप से राज सत्ता शिथिल और संकटग्रस्त हुई थी। एक और कारण जो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में गिना जाता है, उसके अनुसार मगध का विस्तार चूंकि मूलभूत भौतिक उत्कृष्टताओं और बुनियादी सुविधाओं के कारण हुआ था, अतः जब साम्राज्य का विस्तार मध्य भारत, दक्षिण और कलिंग में हुआ तो भौतिक ज्ञान का प्रसार होने के साथ साथ गंगा घाटी, जो कि साम्राज्य का मर्म स्थल थी, अपनी विशेष श्रेष्ठता खो बैठी। सुदूर प्रांतों में लोहे के औजारों और हथियारों के नियमित उपयोग में जैसे जैसे बढ़ोतरी होती गई, मौर्य साम्राज्य का पतन होता गया। मगध से प्राप्त भौतिक संस्कृति के आधार पर नए राज्य स्थापित और विकसित होते चले गए। मध्य भारत में शुंग और कण्व, कलिंग में चेदी वंश और दक्षिण में सातवाहनों का उदय इसी के परिणाम स्वरूप हुआ था। डॉक्टर रोमिला थापर ने मौर्य प्रशासन में नौकरशाही व्यवस्था की कुछ कमजोरियां बताई है और उसे भी मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में शामिल किया जाता है। उन्होंने मौर्य नौकरशाही व्यवस्था में नियुक्तियों की निरंकुश प्रणाली की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जिसमें महाराज्यपालों द्वारा नियुक्त स्थानीय राज्यपाल अपनी इच्छा के अनुसार अपने अधिकारियों का चुनाव करते थे और फिर पूरे शासन तंत्र में नियुक्तियों के मामले को लेकर यही पद्धति दोहराई जाती थी। डॉक्टर थापर का ऐसा मानना है कि एक सुयोग्य और सुप्रशिक्षित नौकरशाही राजनीतिक अस्थिरता के दौर में भी प्रशासन को संगठित और गतिमान बनाए रखने में सक्षम हो सकती थी, और इस संदर्भ में उन्होंने चीन में अधिकारियों के चयन के लिए ली जाने वाली परीक्षा प्रणाली और भारत के ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा अधिकारियों के चयन के लिए ली जाने वाली नियमित परीक्षाओं की उपयोगिता की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और कहा है कि अगर मौर्यों ने भी ऐसी प्रणाली को अपनाया होता तो उनका प्रशासनिक ढांचा इस योग्य हो सकता था कि मौर्य साम्राज्य अधिक दिनों तक जीवित रहे। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि अशोक ने अपना अधिकांश समय देश और विदेश में धर्म प्रचार में लगाया। परिणाम स्वरूप उत्तरी पश्चिमी सीमा की तरफ जो दरों की सुरक्षा हो सकती थी, उस तरफ उसका ध्यान नहीं गया। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य एशिया के कबीलों की जो गतिविधियां थी, उसको ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक था कि दरों पर ध्यान दिया जाए। उस समय सीथियन निरंतर आगे बढ़ रहे थे। चीनी शासक शी वोंग टी ने ईसा पूर्व 220 में सीथियनों के आक्रमण से बचने के लिए चीन की महान दीवार का निर्माण किया, लेकिन अशोक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब सीथियन भारत की ओर बढ़ने लगे तो उन्होंने पार्थियन, शक और यूनान को इस उपमहाद्वीप की तरफ बढ़ने पर मजबूर कर दिया। यूनानियों ने भारत पर सबसे पहले ईसा पूर्व 206 में आक्रमण किया और इसके बाद कई आक्रमण हुए और इन आक्रमणों ने मौर्य साम्राज्य की नींव को खोखला कर दिया। अनेक इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया है। अशोक की आलोचना दो आधारों पर की गई है। एक तो ये कि अशोक की नीतियों के कारण ब्राह्मण असंतोष का जन्म हुआ, और दूसरा ये कि अशोक की धर्म नीति ने मौर्य साम्राज्य को सैनिक दृष्टि से शिथिल बना दिया। पंडित हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति ने मौर्य साम्राज्य की नींव को खोखला कर दिया और आखिरकार ब्राह्मण सेनापति ने मौर्य साम्राज्य का उन्मूलन कर दिया। परंतु डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने इस मत का खंडन किया है और सिद्ध किया है कि अशोक की धार्मिक नीति में ब्राह्मण वर्ग का कोई विरोध नहीं था। दूसरा ये कि इस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं मिलता
कि ब्राह्मणों ने संगठित होकर अशोक की नीति के विरुद्ध कोई विद्रोह किया हो। रोमिला थापर ने भी कहा है कि अशोक की साम्राज्य नीति न तो विशिष्ट रूप से बौद्ध समर्थक थी और न ही ब्राह्मण विरोधी। एक और मत विद्वानों का है कि अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने, साम्राज्य की शक्ति को धर्म विजय पर केंद्रित करने और अहिंसात्मक नीति का पालन करने से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इन विद्वानों का ऐसा मानना है कि अशोक की शांतिवादी नीति ने मौर्य सेना को दुर्बल बना दिया और जनता की सैनिक प्रवृत्ति को शिथिल कर दिया था। डॉक्टर भंडारकर ने ऐसा मत व्यक्त किया है कि धर्म विजय की नीति अपनाने का परिणाम आध्यात्मिक दृष्टि से शानदार होते हुए भी राजनीतिक दृष्टि से विनाशकारी प्रमाणित हुआ। परंतु कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि मौर्य काल के जो साक्ष्य हैं, यदि उनका सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो इन विचारों की पुष्टि नहीं होती। डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री ने ऐसा लिखा है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अशोक ने सैन्य शक्ति को घटाया अथवा साम्राज्य की रक्षा व्यवस्था को कमजोर किया। अपने 13वें शिलालेख में अशोक आठविक जातियों को चेतावनी देते हुए कहता है कि यदि वे अपराध करना बंद नहीं करेंगे तो कलिंग को जीतने वाली सेना उनका भी नाश कर देगी। तो स्पष्ट है कि अशोक ने पूर्णतः अहिंसक नीति को नहीं अपनाया था। उसने मृत्युदंड की प्रथा को भी समाप्त नहीं किया था। रोमिला थापर ने लिखा है कि अशोक की अहिंसा अवास्तविकतावादी नहीं थी और न ही उसकी आज्ञाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने सेना को कमजोर बना दिया था। तो हम यहां पर आरसी मौजूमदार के शब्दों में निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक की नीतियों की अनुपस्थिति में भी शीघ्र अथवा देर में निश्चित ही था।